हेलो दोस्तों। तो बाहर बारिश हो रही है, बहुत ही ज्यादा लवली वेदर है, तो ऐसे में तो पढ़ना बनता है यार। तो चलो हम लोग आज का जो है ना डेली दो सेशन जो है स्टार्ट कर लेते हैं। ये आज हमारा पीपीटी है गाइस। तो मैं कर लिया जूम। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलो हम लोग मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या बोला 31 में, क्या बोल रहा है कि फॉर्म फैक्टर ऑफ द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज। तो हम लोग को अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का जो है ना हम लोग आज फॉर्म फैक्टर निकालना है। देखो सबसे पहले जो है हम लोग याद रखेंगे कि ये यहाँ पे सबसे ऊपर जो हमारा आता है ना वो हमारा पीक वैल्यू। पीक वैल्यू होता है सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद यहाँ पे होता है हमारा आरएमएस वैल्यू। उसका सबसे नीचे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एवरेज वैल्यू। ठीक है। तो इसके बीच का जो फैक्टर होगा ना उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे पीक फैक्टर पीएफ। और इसके बीच का जो फैक्टर होगा उसको क्या बोलेंगे, फॉर्म फैक्टर एफएफ। तो पीक फैक्टर क्या हो गया, ऊपर का यानी कि पीक वैल्यू, पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय आरएमएस वैल्यू। ये हमारा हो गया क्या, पीक फैक्टर। फॉर्म फैक्टर क्या हो गया हमारा, आरएमएस डिवाइडेड बाय एवरेज। इधर आरएमएस है इधर एवरेज है, इसलिए ये हो गया हमारा आरएमएस बाय एवरेज। तो ऐसे करके आप लोगों ने का फिर भी याद रख सकते हो। तो यहाँ से आप लोग को दिख रहा होगा कि फॉर्म फैक्टर जो होता है ना वो क्या होता है, आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। तो हमारा डी जो है ना वो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और भी एक बहुत ज्यादा फेमस इस पे है कि हमारा रिपल फैक्टर जो होता है ना, रिपल फैक्टर जो हम लोग का वो हम लोग रेक्टिफाई करते हैं तो उसमें हमारा रिपल आता है। रिपल क्या होता है कि हमारा आउटपुट में कितना एसी का क्वांटिटी है तो वो हो जाता है रूट फॉर्म फैक्टर का होल स्क्वायर -1। तो ये भी आप लोग जो है ना याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 32 में बोल रहा है कि रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ द बैंडविड्थ ऑफ अ सीरीज रेजोनेंस सर्किट। तो सीरीज रेजोनेंस सर्किट दिया हुआ है, हम लोग को बोल रहा है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो हम लोग को पता होता है, एक मुझे ऐसे याद होता है क्यू इक्वल टू होता है एफ नॉट अपॉन बैंडविड्थ। तो बोल रहा है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ। तो ये हमारा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और ये हमारा जो बैंडविड्थ है ये हमारा बैंडविड्थ। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं। तो हमारा ए जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेंसिटिविटी क्या होता है, सेंसिटिविटी होता है हमारा चेंज इन आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनपुट। मतलब इनपुट में हम लोग कितना चेंज करते हैं, आउटपुट में क्या हमारा चेंज होता है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कंडक्टेंस की तो सिग्मा इक्वल टू होता है एन इंटू क्यू इंटू म्यू। और यहाँ पे अगर जैसे हम सस्टेंस की बात करें तो उसको हम लोग बीएलसी जो है हम लोग डिनोट करते हैं। 33 नंबर में देखेंगे हम लोग क्या बोलता है कि इफ वी इंक्रीज द वी कंट्रोल ऑफ वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर। देखो वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर है, उसमें हम लोग जो है ना वी कंट्रोल को हम लोग इंक्रीज करते हैं। इट टेक्स द कैपेसिटर लॉन्गर टू चार्ज एंड डिस्चार्ज। देखो मान लो कि आपका जो है ना, तो ये क्या हो जाता है यार। देखो आप मान लो कि, अरे यार, अगर मैं यहाँ से ड्रैग कर लूंगा तो ये फिर से आ जाए। देखो मान लो कि हमारा ये जो है ना वो चार्जिंग का ग्राफ है, और ये हमारा जो है ना वो हमारा डिस्चार्जिंग का ग्राफ है। ये हमारा डिस्चार्जिंग का ग्राफ है। मान मान लो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही होता है। तो ये मान लो कि चार्जिंग का ग्राफ है, ये डिस्चार्जिंग का ग्राफ। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, तो मान लो कि ये जो है ना यहाँ पे T/2 है, यहाँ पे टी ये टाइम पीरियड है। अब बोल रहा है कि कैपेसिटर लॉन्गर टू चार्ज और लॉन्गर टू डिस्चार्ज हो रहा है। यानी कि हमारा कैपेसिटर जो था, मान लो कि अब इतना टाइम के बाद चार्ज हो रहा है, मतलब चार्ज होने में ज्यादा टाइम लिया। उसके बाद वो बोल रहा है कि डिस्चार्ज होने में भी ज्यादा टाइम ले रहा है, तो ये इधर ले गया। तो अब यहाँ पे देखो हमारा जो ये हमारा T/2 इधर आ गया और ये टी इधर आ गया। यानी कि हम लोग को क्या दिख रहा है, इसको मान लेते हैं हम लोग ये इनिशियल था, ये पहले था। ये हमारा क्या हो गया फाइनल, मतलब अभी वाला, अभी वाला। तो हमारा जो टाइम पीरियड था इनिशियल का वो क्या था, कम था। हमारा टाइम पीरियड फाइनल से था ना। यानी कि यहाँ से क्या दिख रहा है कि टाइम पीरियड जो है वो इंक्रीज हो गया। जैसे ही टाइम पीरियड इंक्रीज होता है तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि हमारा टाइम जो है ना वो फ्रीक्वेंसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। तो डिक्रीज वाला देखो, सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि फिगर 1 रिप्रेजेंट वाई नेटवर्क ऑफ द इक्वल रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। तो यहाँ पे देख रहा है कि 555 यहाँ पे इक्वल रेजिस्टेंस दिया हुआ है। द इक्विवेलेंट ऑफ फिगर 2 इज कंपेयर इक्वल टू। तो देखो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे स्टार दिख रहा है ना, और इस साइड हम लोग को कन्वर्ट करने को डेल्टा में है। तो अगर हम लोग को पतला को मोटा करना है तो क्या करने के, मल्टीप्लाई बाई थ्री, मल्टीप्लाइड बाई थ्री कर देंगे। यानी कि सारा ओम जो 5 ओम का है
मल्टीप्लाइड बाय 3 ओम, यानी कि 15 ओम का हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पे सारा। तो ये जो हमारा है ना, ये रेजिस्टेंस ये हमारा 15 ओम का होगा। ये नीचे वाला रेजिस्टेंस है वो भी 15 ओम का होगा, और ये वाला रेजिस्टेंस है ये भी हमारा कितना होगा, 15 ओम का। वहीं पे अगर हम लोगों को पहले से मोटा दिया रहता, अगर उसको हम लोगों को कन्वर्ट करना था स्टार में, तो हम लोग उसके क्या करते, डिवाइड बाय 3 करते। अगर सारा रेजिस्टेंस सेम हो तो, अगर डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस हो तो वो भी आगे मैं चल के बताऊंगा कि अगर रेजिस्टेंस डिफरेंट हो तो उस कंडीशन में क्या फार्मूला यूज करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ही ऐसा आ गया, तो चलो हम लोग डिस्कस ही कर लेते हैं। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये हमारा जो है ना रेजिस्टेंस है स्टार में, तो ये हमारा हो गया R1, ये हमारा हो गया R2, ये हमारा हो गया R3। उसको आपको कन्वर्ट करना है इसमें, जो कि एक डेल्टा दिया हुआ है। जो डेल्टा है ये RA, ये है RB, ये है RC। तो देखो, अगर हम लोगों को निकालना होगा RA, तो RA हम लोग निकालेंगे कैसे, R1 इंटू R2, यानी कि इन दोनों का, यानी कि RA किसका है, इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस है ना। मैं इधर लिख देता हूँ RA, इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस है। उसके बाद RB, इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस है। RC, इन दोनों के बीच का जो है ना वो रेजिस्टेंस है। तो RA अगर है तो इन दोनों जिसके बीच का रेजिस्टेंस है ना उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो R1 इंटू R2 हो जाएगा, डिवाइड में पूरा सम ऑफ द रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस RC। वैसे अगर हम लोग बात करें RB की, तो वो हो जाएगा हमारा कितना, R2 R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें RC की, तो हमारा हो जाएगा कितना, ये हमारा RC है जो कि हो जाएगा R1 इंटू R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। और अगर हम लोगों को पहले से जो है वो डेल्टा दिया रहता, पहले से हम लोगों को डेल्टा दिया रहता, और हम लोग इस बार कैलकुलेट करना होता स्टार, तब हम लोग कैसे करते, तो वो भी मैं बता देता हूँ। तो हम लोगों को RA दिया हुआ है, हम लोगों को RB दिया हुआ है, हम लोगों को RC दिया हुआ है। हम लोगों को निकालना क्या है, इसके बीच का रेजिस्टेंस, यानी कि RA, R1 R2 एंड R3। तो मैं इसको मान लेता हूँ R1, ये है हमारा R2, ये है हमारा R3। तो R1 जो होगा ना, वो देखो R1 किसके किसके बीच में है, RA और RC के बीच में है ना। तो इसको क्या करना है, इसको लिखना है RA प्लस RC, दोनों को जोड़ दिया, फिर प्लस करके दोनों को मल्टीप्लाई करना है, RA इंटू RC डिवाइडेड बाय कौन सा अब इसमें अवेलेबल है, RA RC अवेलेबल है, RB अवेलेबल नहीं है, तो RB हो जाएगा हमारा नीचे। सिमिलरली अगर हम लोग को R2 लिखना है, तो R2 हम लोग कैसे लिखेंगे बताओ। यहाँ पे लिखेंगे RA प्लस RB प्लस RA इंटू RB डिवाइडेड बाय, इसमें RC हमारा अवेलेबल नहीं है तो RC। तो ऐसे ही हमारा सिमिलरली R3 क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा हमारा RB प्लस RC प्लस RB इंटू RC डिवाइडेड बाय RA, ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सा देखो, यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, हम लोगों को निकालना क्या है, तो हम लोग फर्स्ट निकालेंगे RAB। तो RAB कैसे निकालेंगे देखो, यहाँ पे RAB किसके किसके बीच है देखो, RAB है इन दोनों के बीच ना, यानी कि इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाय 4.5 डिवाइड बाय तीनों का सम कर देंगे। तो तीनों को सम करेंगे तो क्या आएगा देखो, 9 और 3 12, 4 16.5, तो हम लोग लिख देंगे 16.5। ये हमारा हो गया RAB। उसके बाद हम लोग अगर RAC निकालेंगे, तो हमारा RAC, देखो RAC किसके किसके बीच का है, इन दोनों के बीच का है ना। तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस है 3 गुना 9 डिवाइडेड, तीनों का सम आ रहा है कितना, 16.5। वैसे ही हम लोग अगर ये देख ले RBC, तो RBC हमारा किसके किसके बीच है, इन दोनों के बीच का है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 16.5। अब तीनों को सोल्व करो, तीनों को सोल्व करने के बाद जो है ना आप लोगों को RA
आर ए बी, आर ए सी और आर बी सी का वैल्यू मिल जाएगा। आप लोग जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। 31 नंबर देखो क्या बोल रहा है कि द इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर एन आई एंड पी है, ठीक है। when doped with the p type material these changes to n and p respectively। तो आप लोगों को सिंपल सा चीज पता होगा कि n इंटू पी इक्वल टू एन आई स्क्वायर होता है ना। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है मास एक्शन लॉ। ये हमारा मास एक्शन लॉ होता है। यहाँ पे एन आई स्क्वायर क्यों होता है आप लोगों को पता हो क्या? देखो एक्चुअली फॉर्मूला जो होता है ना वो एन इंटू पी इक्वल टू एन आई इंटू पी आई होता है। लेकिन अगर इंट्रिंसिक की बात करें तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, एन आई इक्वल टू पी आई हो जाता है। तो हमारा एन इंटू पी इक्वल टू एन आई स्क्वायर लिख सकते हो, या नहीं तो अगर आपकी मर्जी है तो एन इंटू पी इक्वल टू पी आई स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि दोनों तो बराबर ही है। लेकिन अगर आप लोग पी टाइप की डोपिंग कर देते हो, अगर पी टाइप की डोपिंग हो जा रही है तो आपका क्या होगा, एन आई इक्वल टू पी आई जो है ना वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना कैरियर कंसंट्रेशन चेंज हो जाएंगे जैसे ही आप डोपिंग करेंगे। उस कंडीशन में आपका जो फॉर्मूला है वही है एन इंटू पी इक्वल टू एन आई इंटू पी है। इसलिए हमारा जो है डी नंबर ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा। अगर यहीं पे ये एन टाइप की डोपिंग होती ना तब क्या होता, फिर भी हमारा सेम होता है एन इंटू पी इक्वल टू एन आई इंटू पी है। तो ये हमारा पी टाइप और एन टाइप दोनों के लिए वैलिड है। यहाँ पे आप लोगों को पी टाइप देके ना थोड़ा घबराया गया है कि आप ऐसे कंफ्यूज करोगे कि पी टाइप के लिए अलग होता है क्या, तो नहीं, दोनों जो है सेम ही होता है। 32 नंबर देखेंगे क्या बोला है कि विच इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल अपोजेस द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें वैलेंस बैंड का और कंडक्शन बैंड का, तो सबसे ज्यादा गैप किसमें होता है, सबसे ज्यादा गैप होता है इंसुलेटर में। तो वही हमारा क्या करता है, अपोज करता है किसको, फ्री इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए। देखो कंडक्टर में तो बहुत ही इजीली हो जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन मूव, क्योंकि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसका मूवमेंट ना काफी इजी होता है, क्योंकि उसमें बैंड उसका जो कंडक्टर का जो है ना वो एनर्जी बी डी गैप होता है, एनर्जी बैंड गैप वो होता है 0 वोल्ट, या इसको 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इसको ओवरलैप्ड रहता है, ओवरलैप्ड रहता है। यानी कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के कोई जो है ना जद्दोजहद करने की जरूरत ही नहीं है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि बैंड गैप जो है ना वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, यानी कि बहुत ही कम होता है, यानी कि चला जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा एनर्जी देना पड़ता है। लेकिन अगर इंसुलेटर की बात करें तो ये तो बहुत ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है इंसुलेटर को, अगर आप लोगों को कंडक्ट करना है तो हमारा इंसुलेटर जो है ना वो क्या करता है, अपोज करता है फ्री इलेक्ट्रॉन को, फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को। तो हमारा इंसुलेटर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। तीसरे देखेंगे क्या बोल रहा है कि एन इंक्रीज इन द जंक्शन टेम्परेचर ऑफ द सेमीकंडक्टर डायोड। तो देखो जब भी हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, तो हमारे यहाँ रिवर्स सैचुरेशन करंट पर दिया हुआ। तो देखो जब भी हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे कितना बढ़ाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस, तो 1 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो 7% से जो है ना हमारा रिवर्स सैचुरेशन करंट, यानी कि रिवर्स सैचुरेशन करंट जो है वो क्या होता है, वो इंक्रीज कर जाता है। अगर हम लोग टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं, तो अगर हम लोग टेम्परेचर जो है ना 10 डिग्री सेल्सियस जो है वो बढ़ा दे, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज है, 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया तो प्रीवियस वैल्यू के डबल हो जाएगा ये, डबल ऑफ प्रीवियस सेचुरेशन करेंगे। यानी कि मान लो कि आपका जो है ना अ, मैं बता रहा हूँ आपका जो है टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो है रिवर्स सेचुरेशन करंट, यानी कि आई नोट से डिनोट कर लो मैं, वो आपका 100 मिली एम्पियर है। तो अगर आपका 31 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर हो जाता है तो आपका रिवर्स सेचुरेशन करंट जो है वो हो जाएगा 107 मिली एम्पियर, 7% से बढ़ गया। अगर वहीं आपका जो 40 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है तो देखो इससे जो क्या हो रहा है 10 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीमेंट है, यानी कि हमारा आई नोट जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, 100 का डबल हो जाएगा, तो यानी कि 200 मिली एम्पियर से 200 मिली एम्पियर हो जाएगा इस बार। तो इसलिए जो है ना हमारा जो रिवर्स सेचुरेशन करंट है आई नोट जो है तो वो क्या करता है, बहुत ही ज्यादा लार्ज इंक्रीज होता है, लार्ज इंक्रीमेंट होता है इसमें, इंक्रीमेंट होता है, या इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि हाईली सेंसिटिव टू द टेम्परेचर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। देखो क्या बोला कि वेलोसिटी विथ विच इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड इन फोटो एमिशन प्रोसेस। देखो फोटो एमिशन प्रोसेस होता है ना हमारा, फोटो डायोड बनता है। तो फोटो डायोड जो है ना हमारा कुछ इस प्रकार से पी और एन टाइप होता है, इसमें कि हमारा रिवर्स बायस डायोड है, तो यानी कि यहाँ पे हमारा रिवर्स बायसिंग जो है ना वो काफी ज्यादा होता है। तो हमारे जो फोटॉन्स है ना इसमें, तो हमारे फोटॉन्स जो है इधर से हमारे फोटॉन्स आते हैं। तो फोटॉन्स जो होता है ना हमारा लाइट है, लाइट जो है ना हमेशा वो लाइट की काइनेटिक एनर्जी होती है। तो वो हमारा उस लाइट का जो काइनेटिक एनर्जी होता है ना वो इक्वल होता है किसका, यहाँ पे जो हमारा चार्ज, ये जो हमारा फोटोन इमिट करने में जो चार्ज लगता है उसके एनर्जी जो लगता है उसके इक्वल हो जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है आप लोगों को पता होगा, हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी क्या होता है, एच सी अपॉन लेमडा पढ़ा ही होगा। या अगर हम लोग लेमडा को और या इसको हम लोग 1.24 अपॉन लेमडा पढ़ते हैं ना, ई जी एनर्जी इक्वल टू 1.24 अपॉन लेमडा, ये हम तो बहुत बार पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा लेमडा क्या होता है ना वो माइक्रोमीटर में होता है, वो याद रखने की बहुत जरूरत है। तो हम लोग यहाँ भी रखेंगे कि यहाँ जो भी जो लेमडा है ना वो किस में है, माइक्रोमीटर के रेंज में है। तो यहाँ पे एच क्या है, एच तो हमारा प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक्स कांस्टेंट। यहाँ पे सी हमारा क्या है, तो सी हमारा जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट। और आई होप आप लोगों को मास एम तो पता ही होगा, एम होता है मास, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है यहाँ पे। और वी हमारी कितनी है, क्या है, हमारी वेलोसिटी है। तो हमारा यहाँ पे अगर सिंपल देख लिया हम लोग, तो ये हमारा हो गया m/2 इक्वल टू m/2 वी स्क्वायर भी लगा देता हूँ, वी स्क्वायर इक्वल टू 1.24 अपॉन लेमडा। या अगर इसको मैं वी स्क्वायर इक्वल टू लिखूँ तो 124 248 2.48 डिवाइडेड बाय लेमडा इंटू एम लिख सकता हूँ। या हम लोग वी की बात करें तो यहाँ पे दिख जाएगा √2.48 डिवाइडेड बाय लेमडा इंटू एम। यानी कि हमारा जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/√लेमडा के। और हमारा अगर यहाँ से कंपेयर करो, यहाँ से अगर दोनों को कंपेयर करो तो यहाँ से आप लोगों को दिख जाएगा, या हमारा v जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √c के। तो बोल रहा है क्या कि द फंक्शन ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो हाँ हमारा जो है ना ये फंक्शन है, यहाँ से देखो वेलोसिटी जो है हमारा फंक्शन है इंसिडेंट लाइट के वेवलेंथ के। और मैंने यहाँ पे लेमडा नहीं लिखा ना, लेमडा लिखा, तो लेमडा जो है हमारा वो क्या है, वेवलेंथ है। पता ही रहता है नॉर्मली हमारे लोगों को। और उसका सी जो है ना यहाँ पे बोल रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है, √c के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे देखो। तो इसलिए हमारा जो है ना बी ऑप्शन जो है वो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। बोल रहा है कि एन टाइप को सिलिकॉन इज ऑब्टेन बाय डोपिंग ऑफ। देखो जब भी आप लोगों को एन टाइप बनाना है तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, हम लोग जो है ना किसकी डोपिंग करेंगे, हम लोग डोपिंग करेंगे पेंटा वैलेंट इम्प्योरिटी की। तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी कौन सा होता है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी वो होता है जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 5 इलेक्ट्रॉन। किसमें, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो हम लोग चलो यहाँ से देखेंगे कि किसके ऑर्बिट में जो है ना 5 इलेक्ट्रॉन है। तो हमारा पहले क्या, जर्मेनियम। तो जर्मेनियम जो है ना हमारा वो तो सेमीकंडक्टर ही है, तो यानी कि हमारा तो पता ही है क्या, 4 इलेक्ट्रॉन ही होता है। हमारा जर्मेनियम आंसर हो जाएगा गलत। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो तो 283 होता है, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो है हमारा एल्यूमिनियम, ये भी हमारा गलत हो गया, क्योंकि ये कौन सा है, ये ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बोरॉन की। तो बोरॉन जो है हमारा कितना होता है, 5 होता है एटॉमिक नंबर, और इसका 2,3 हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ भी देखो 3 है, यानी कि ये भी हमारा गलत होगा। क्यों, क्योंकि ये भी हमारा क्या है, पेंटावेलेंट है। तो इसका हम लोग डी देखेंगे, फॉस्फोरस जिसको के से डिनोट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है ना, नहीं फॉस्फोरस को पी से डिनोट करते हैं, पोटासियम को कैसे करते हैं, पी हो गया। और इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 15 होता है। यानी कि अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो तो 285 होता है। देखो ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, हमारा फॉस्फोरस जो है ना एक क्या हो जाएगा, पेंटावेलेंट। सॉरी ये है जो पेंटावेलेंट नहीं, ये जो है ना हमारा ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट।
तो हमारा डी नंबर जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 में देखो क्या बोला कि मोस्ट हेवली डोप्ड इन रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में ना अगर हम लोग डोपिंग की बात करें तो इमिटर का डोपिंग सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद हमारा कलेक्टर का डोपिंग, और हमारा बेस जो होता है ना वो लाइटली डोप्ड होता है। और जिधर ज्यादा डोपिंग होता है ना उधर कम हमारा डिप्लीशन विथ पेनिट्रेट करता है। तो ये भी बात याद रखना, पेनिट्रेशन ऑफ डिप्लीशन विथ 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 नहीं है ये, डब्ल्यू है, डिप्लीशन, DIPDPLETIO, डिप्लीशन विथ इज लेस वेयर डोपिंग इज मोर। समझ में आ गया? तो हमारा जो है ना बेस जो है ना लाइटली डोप्ड है, इसलिए हमारे बेस में जो है ना ज्यादा पेनिट्रेट होता है हमारा ये डिप्लीशन विथ, और हम हमारा बेस के पास ही हमारा बनता है। उसके बाद देखो हम लोग बात करेंगे तो ये हमारा डोपिंग की बात है, तो हमारे इमीटर की डोपिंग जो है सबसे ज्यादा होती है, तो हमारा इमीटर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसके बाद डोपिंग की तो बात कर ली, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग साइज की बात कर ले तो हमारा जो है ना कलेक्टर का साइज सबसे बड़ा होता है, उसका हमारा साइज होता है इमीटर का बड़ा, उसका साइज होता है हमारा, सॉरी, कलेक्टर का सबसे बड़ा, उससे छोटा इमीटर का, बेस का सबसे छोटा। तो यहाँ पे साइज पे, क्योंकि कलेक्टर में हमारा क्या होता है ना हाई पावर डिसिपेशन होता है, तो पावर को डेसिपिएट करने के लिए इसका एरिया ज्यादा कर देता है, ताकि ज्यादा हीट जो है ना हमारा जनरेटर जो हो वो इजीली डिसिपिएट हो सके। 32 में देखो क्या बोल रहा है, आइडियल ओप एम्प ड्रॉप। तो मैं जो है ना बहुत बार ये फिगर बना चुका हूँ कि जब भी यहाँ पे हमारा कोई ओप एम्प है तो हमारा ओप एम्प जो है ना आइडियली जीरो करंट जो है वो ड्रॉ करता है। क्यों ड्रॉ करता है? क्योंकि हमारा ओप एम्प का कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज क्या है कि वहाँ का इनपुट रेजिस्टेंस जो है ना वो इनफाइनाइट होगा। तो जब भी इनफाइनाइट रहेगा यानी कि वो ओपन सर्किट रहेगा, तो यानी कि इनपुट करंट क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। इसलिए हमारा जीरो करंट ड्रॉ करता है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो ये हमारा और हमारा से ऐसे आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो जीरो होना चाहिए। उसके बाद हमारा बैंडविड्थ जो है, आइडियली बात कर रहा हूँ मैं, बैंडविड्थ हमारा इनफाइनाइट होना चाहिए। और कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो जो है वो भी हमारा इनफाइनाइट होना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात कर ले स्लीव रेट का, तो वो भी हमारा क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 37 बोला कि कंपेयर टू सीबी एम्पलीफायर, सीई एम्पलीफायर क्या होता है? तो हम लोग तीन कॉलम बनाते हैं, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, और यहाँ पे लिखेंगे कॉमन कलेक्टर। तो देखो अगर हम लोग पहले बात कर लेते हैं इनपुट रेजिस्टेंस का, उसके बाद यहाँ पे आउटपुट रेजिस्टेंस का। इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है ना कॉमन बेस पे वो होता है लो, और आउटपुट रेजिस्टेंस जो होता है ना वो होता है हाई। वहीं पे अगर हम लोग सीई की बात कर ले तो सीई की बात हम लोग बाद में करेंगे, पहले सीसी की बात करें। तो यहाँ पे जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है हमारा हाई, आउटपुट रेजिस्टेंस होता है हमारा लो। और यहाँ पे जो है ना दोनों काफी मॉडरेट में होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग गेन की बात करें, वोल्टेज गेन की, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा हाई होता है इसमें। इसीलिए हमारा ये जो है ना हाई होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज एम्पलीफायर। और हमारा इसमें जो रहता है वो मॉडरेट ही रहता है। और इसमें मॉडरेट बोलो या ग्रेटर देन वन बोलो, ग्रेटर देन वन ज्यादा है, काफी अच्छा है। उसके बाद हमारा कॉमन कलेक्टर में जो होता है ना वो लो होता है, यानी कि इसमें जो है ना हमारा कितना होता है, लेस देन वन होता है। और इसमें भी तो काफी अच्छा मतलब ग्रेटर ग्रेटर देन वन होता है। और उस साथ में ही हम लोग करंट गेन की बात कर ले, करंट गेन की, तो वो इसमें जो है वो लो हो जाता है। लो यानी कि लेस देन वन बोलो, लो बोलो। और ये इसमें भी मतलब हल्का सा ग्रेटर देन वन, एक से थोड़ा सा ज्यादा होता है। और यहाँ पे हमारा ये जो होता है वो हाई होता है, यानी कि काफी ज्यादा, वन से ज्यादा होता है। और साथ में ही अगर हम लोग पावर गेन की ही बात कर ले तो ये हमारा, हाँ, पावर गेन जो है हमारा सबसे ज्यादा कितना होगा, देखो इसका वोल्टेज गेन भी इसका करंट गेन भी जो है ना काफी ज्यादा हाई है, तो इसका पावर गेन जो है ना काफी ज्यादा हाई हो जाता है। इसलिए नॉर्मली जो है ना हम लोग सीई एम्पलीफायर को ही यूज करते हैं, वो इसी वजह से कि इसका पावर गेन जो है ना वो काफी अच्छा होता है। तो हमारा इस क्वेश्चन में इसकी इतने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में ना वो पूछने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है, इसलिए आप लोग जो है ना इसको याद रखेंगे। हमारे क्वेश्चन में बोला कि कॉमन बेस एम्पलीफायर का में है सी एम्पलीफायर है कंपेयर टू कॉमन बेस सी एम्पलीफायर। तो सी एम्पलीफायर में देखो क्या है,
लो इनपुट रेजिस्टेंस है क्या, तो सी इनपुट रेजिस्टेंस हमारा हो गया लो है क्या, नहीं। सीई में पूछ रहा है ना, हाँ, तो सीई में ये लो है, इधर है तो नहीं, ये तो हमारा गया। हायर आउटपुट रेजिस्टेंस हाई है क्या, नहीं, इधर हाई है, इधर मॉडरेट है, तो ये भी नहीं हुआ। लोअर करंट एम्प्लीफिकेशन, तो देखो करंट एम्प्लीफिकेशन की बात करें हमारा, तो हमारा करंट एम्प्लीफिकेशन कॉमन बेस में जो है ना लो होता है, और कॉमन एमिटर में हाई होता है। हमारा कॉमन एमिटर में पूछ रहा है तो यहाँ पे नहीं, ये भी नहीं होगा। हायर करंट एम्प्लीफिकेशन, तो हाँ करंट एम्प्लीफिकेशन जो है ना हमारा हायर होता है, तो हमारा डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। जेफेट हैज जीरो ऑफसेट वैल्यू, नहीं, जीरो ऑफसेट वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि जेफेट में जो है ना ऑलरेडी हमारे जो डिप्लीशन लेयर रीजन रहता है ना ऑलरेडी फॉर्म रहता है, तो हमारा ऑफसेट जो वैल्यू रहता है जीरो नहीं होता है, कुछ तो होता है। कंपेयर टू मॉसफेट, जेफेट इज इजी टू फैब्रिकेट, तो कह सकते हैं शायद, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। नेक्स्ट देखो चलते हैं क्या बोलता है कि द ड्रेन रेजिस्टेंस ऑफ मॉसफेट इज हायर देन द हायर देन ऑफ जेफेट। ड्रेन रेजिस्टेंस की बात करें तो वो नहीं होता है, उसका बोल रहा है क्या, द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ मॉसफेट इज हायर देन जेफेट, ये जो है ना करेक्ट सही है, क्योंकि हमारा मॉसफेट जो का जो फैब्रिकेशन होता है ना, तो मैं यहाँ पे मॉसफेट में हमारा यहाँ पे अगर एन चैनल बनाए तो पी टाइप सबस्ट्रेट रहता है, इधर एनवेल रहता है, इधर भी एनवेल रहता है। तो यहाँ पे जो है ना हमारा हमारा जो है इधर हमारा लेयर रहता है सिलिकॉन ऑक्साइड का लेयर। तो ये जो सिलिकॉन ऑक्साइड लेयर है ना वो क्या होता है, SiO2 का लेयर जो होता है वो हमारा होता है ये इंसुलेटिंग होता है, ये इंसुलेटिंग होता है। इंसुलेटर का जो रेजिस्टेंस होता है ना वो क्या होता है, इन्फ्रंट होता है आइडियली। तो इसलिए हमारा इनपुट रेजिस्टेंस जो है ना मॉसफेट में जो है ना बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू जेफेट। हमारा डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर देखो क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अ टनल डायोड। तो टनल डायोड हाई पावर ऑपरेशन में काम करता है क्या, हाई पावर ऑपरेशन के लिए काम करते हैं, तो इसको रहने देते हैं। इट वर्क कहते हैं हाई स्पीड, ये तो हमारा एकदम सही है ना, हाँ हाई हाई स्पीड पे काम करते हैं, इससे तो टनलिंग इफेक्ट आता है इसमें। तो हमारा जो ये एक टनल डायोड है ना वो हमारा टनलिंग इफेक्ट पे काम करता है। टनलिंग इफेक्ट क्या होता है कि हमारा जो भी चार्ज कैरियर होते हैं ना वो काफी फास्ट जो है हमारा जंक्शन को क्रॉस करते हैं, इसलिए उसको टनलिंग इफेक्ट कहते हैं। जैसे कि ट्रेन किसी टनल से फास्ट करता है तो एक तो नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा फास्टली पास कर रहा है, तो वैसे ही एक टनल को जो है ना पास करता है, मतलब कह सकते हो कि एक टनल को पास कर रहा है हमारे चार्ज कैरियर काफी ज्यादा फास्ट में, इसलिए इसको टनलिंग इफेक्ट बोलते हैं। कैन बी यूज माइक्रोवेव ऑसिलेटर, तो हाँ ये तो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए ही तो हमारे डायोड्स हैं, तो माइक्रोवेव ऑसिलेटर कैन बी यूज एम्पलीफायर, हाँ आप इसको एम्पलीफायर की तरह यूज कर सकते हो। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो ऐसे एलिमिनेट हो गया, हाई पावर ऑपरेशन के लिए से यूज नहीं किया जाता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। साथ में देखो क्या बोला है, इन अ डायोड सर्किट इज गिवन बिलो, डायोड करंट ऑफ 6.7 मिली एम्पियर। तो यहाँ से जो है ना ये 6.7 मिली एम्पियर जो है फ्लो हो रहा है, यानी कि हमारा जो है डायोड किस में है, डायोड है हमारा फॉरवर्ड वाइस में। एज्यूम डायोड इज आइडियल वन, तो हमारा डायोड आइडियल है। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस एंड कट इन वोल्टेज, तो अगर ये हमारा डायोड है और ये फॉरवर्ड वाइस में है, अगर ये आइडियल नहीं है तो प्रैक्टिकली क्या होता है, इसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, यानी कि फॉरवर्ड वाइस में जो रेजिस्टेंस होता है वो, और उसके बाद इसको जो कट इन वोल्टेज से हम लोग डिनोट करते हैं जो वी कट इन। तो हमारा ये पहले ही बोल दिया कि हमारा जो डायोड है ना वो क्या है, एज्यूमिंग डायोड इज आइडियल वन, तो जब भी आइडियल है तो हमारा RF जो है ना वो 0 वोल्ट 0 ओम हो जाएगा, और हमारा V जो है ना कट इन वोल्टेज, वी कट इन वो हमारा 0 वोल्ट हो जाएगा, तो हमारा 0 0। तो ये मतलब क्वेश्चन जो है ना कुछ नहीं बोल रहा है कि डायोड आइडियल है, आइडियल डायोड में हमारा फॉरवर्ड रेजिस्टेंस और कट इन वोल्टेज क्या हो जाएगा, तो दोनों 0 0 हो जाता है, यानी कि हमारा डायोड जो है ना वो अगर फॉरवर्ड बेस में है तो वो किसकी तरह बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट में। शॉर्ट सर्किट में बिहेव कब करेगा, जब RF 0 होगा, जब 13 वोल्टेज भी 0 होगा तभी शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस RL। हम लोग को RL का वैल्यू जो है ना भैया निकालना है। अगर रोड से बिलो द जीनर डायोड, जीनर करंट इज 19 मिलियन पे, देखो जब भी जीनर डायोड का करंट फ्लो हो रहा है ना, यानी कि जीनर एक नी करंट फ्लो हो रहा है, तो नी करंट फ्लो हमारा कब होता है, जब हमारा डायोड ब्रेकडाउन में होता है, यानी कि ये जो डायोड है ना हमारा ब्रेकडाउन रीजन में है। तो डायोड अगर
ब्रेक डाउन में हो तो उसको वोल्टेज सोर्स से हम लोग रिप्लेस करते हैं, तो यानी कि एक 10 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस हो जाएगा। अब ये हमारा डायोड हो गया हमारा किस चीज से, 10 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से जो है ना वो रिप्लेस हो जाएगा। तो अगर इधर 10 वोल्ट है तो यहाँ इधर भी कितना हो जाएगा हमारा 10 वोल्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो अगर ये 10 वोल्ट के रिप्लेस से हो जाएगा तो हमारा यहाँ भी आ गया 10 वोल्ट। हमारा इनपुट करंट निकालो, देखो आई इनपुट इनपुट करंट कितना हो जाएगा, आई इन की बात कर ले तो हमारा हो जाएगा कितना, 40 - 10 डिवाइडेड बाय 1.5, यानी कि हम लोग 30 डिवाइडेड बाय 1.5। 1.5 को मैं 15 बना देता हूँ और एक जीरो ऊपर लगा देता हूँ, कोई दिक्कत? ये किलो ओम में है, वो याद रखना। तो हमारा जो रेजिस्टेंस है ना, वो हमारा करंट जो है ना वो मिली एम्पियर में आएगा, यानी कि ये हमारा कितना आएगा 20 मिली एम्पियर। तो हमारा इनपुट करंट कितना फ्लो कर रहा है, 20 मिली एम्पियर फ्लो कर रहा है। और बोल रहा है कि हमारा जीनर में कितना है, 19 मिली एम्पियर है, यानी कि हमारा रेजिस्टेंस में कितना जाएगा, 1 मिली एम्पियर जो है करंट फ्लो करेगा। यानी कि आर एल, अगर हम लोग आर एल जो होता है ना वो कितना हो जाएगा हमारा वी जेड डिवाइडेड बाय जो हमारा लोड करंट है वो। तो हमारा वी जेड कितना है 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 मिली एम्पियर, यानी कि ये हमारा कितना हो गया सिंपली 10 किलो ओम। देखो 10 किलो ओम किधर है और लगाओ आंसर, तो हमारा ए जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखो क्या बोला कि इन कॉमन इमिटर एम्पलीफायर विथ नॉन जीरो सोर्स रेजिस्टेंस। चलो मैं पहले एक कॉमन इमिटर एम्पलीफायर बना लेता हूँ। तो यहाँ पे सोर्स रेजिस्टेंस जो है ना, ये हमारा सोर्स है वी इनपुट, यहाँ पे अभी नॉन जीरो है, मतलब कुछ भी नहीं है, इधर से हमारा आउटपुट है और इधर हमारा कुछ भी नहीं है, ठीक है। नॉन जीरो सोर्स रेजिस्टेंस, द वोल्टेज गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट रिड्यूसेस एज आर एस इंक्रीजेस बिकॉज, बोलता है कि गेन मल्टीप्लाइड बाय बैंडविड्थ प्रोडक्ट जो है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है, वो डिक्रीजेज व्हेन आर एस इंक्रीज। तो अगर आर एस तो पहले जीरो था, सॉरी क्या बोल रहा है कि करंट विद नॉन जीरो सोर्स रेजिस्टेंस, अरे भाई नॉन जीरो बोल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे जो है ना एक आर एस लगाएंगे। हाँ, तो देखो हमारा जो बोल रहा है कि गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट जो है ना वो डिक्रीज करता है जब आर एस हम लोग इंक्रीज करते हैं। तो जैसे देखो हमारा गेन क्या होता है, गेन हमारा होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो हमारा आउटपुट जो है ना, अगर हम लोग आर एस जो है बढ़ाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, आर एस में ड्रॉप जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आर एस में ड्रॉप बढ़ जाएगा तो हमारा वी नोट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा ना, क्योंकि सारा ड्रॉप अगर मान लो इधर हो जाता है तो हमारा आउटपुट तक पहुंचेगा ही नहीं वैल्यू, तो हमारा वी नोट क्या होगा, ड्रॉप होगा। तो यहाँ पे से देख लो कि गेन जो है ना वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नोट है, यानी कि अगर वी नोट ड्रॉप हो रहा है तो हमारा क्या होगा, गेन भी ड्रॉप होगा। अगर गेन ड्रॉप हो रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट भी ड्रॉप हो जाएगा। तो वही तो बोल रहा है, तो यानी कि इस क्वेश्चन में हम लोगों को पूछ रहा है कि और हमारा वोल्टेज गेन क्या हो जा रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है। तो हमारा वोल्टेज गेन रिड्यूस हो रहा है, उसी की वजह से हमारा क्या हो रहा है, गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट भी रिड्यूस हो जा रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन था। ये देखो, इन द सर्किट द वोल्टेज एट द बेस इज 1 वोल्ट। चलो बेस पे ये जो वोल्टेज है ना, ये हमारा 1 वोल्ट है, ठीक है। देखो 1 वोल्ट है तो हम लोग एक चीज यहाँ से डिटरमाइन कर सकते हैं कि इधर करंट जो होगी वो कितनी होगी। अच्छा पहले ये बताओ कि मैं करंट का डायरेक्शन इधर ही क्यों दिया वो। देखो वोल्टेज किसी नोड का नहीं होता है, वोल्टेज एक्चुअली इसका पूरा होता है, यानी कि ये जो है ना हम लोग को दिया हुआ है 10 वोल्ट, कहने का मतलब अगर इसमें हम लोग को करंट फाइंड करना है वो आई बी, तो आई बी इस डायरेक्शन में क्यों होगी, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो है ना हमारा रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस हमेशा लोड एब्जॉर्ब करता है, हमेशा करंट एब्जॉर्ब करता है, पावर एब्जॉर्ब करता है। तो हमारा करंट जो है ना वो प्लस से एंटर करना चाहिए तभी वो एब्जॉर्ब कहलाएगा। तो हमारा आई बी की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे कितना, 10/100 किलो ओम, यानी कि ये हमारा हो गया 0.1 मिली एम्पियर, ये हमारा आई बी हो गया, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि 1 वोल्ट एंड एट द इमीटर इज 1.7, यानी कि हमारा इमीटर पे जो है, यानी कि ये हमारा इमीटर है, तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज कितना है, 1.7 वोल्ट है। तो यहाँ का वोल्टेज जो है वो 1.7 वोल्ट है, और वोल्टेज हमेशा जो है ना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही होता है। तो हमारा इससे मैं बताओ कि ये करंट कितना हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे आईसी। हमारा आईसी हो जाएगा कितना, 10 - 1.7 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि ये हो गया हमारा 9 नहीं
8.3, 80 होगा ना, हाँ 8.3 डिवाइडेड बाई 5, और इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें 5 किलो ओम में है ना, तो ये हमारा जो आंसर आएगा वो मिलियन पेर में आएगा, यानी कि 5 वन जा, और हमारा बच गया 3, तो 5 6 ये हमारा जो है ना इतना मिली एम्पियर हमारा आईसी आएगा। तो हम लोग को निकालना कि एक्चुअली वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो देखो, अगर हम लोग बीटा की बात करें तो आई सी इक्वल टू बीटा भी पढ़ते हैं ना, आई सी इक्वल टू बीटा इंटू आई बी, यानी कि हमारा बीटा हो जाएगा, जाता है कितना, आई सी अपॉन आई बी, तो बीटा हो जाएगा हमारा आई सी अपॉन आई बी। तो यहाँ से बीटा निकालो, बीटा हमारा कितना हो जाएगा, आई सी अपॉन आई बी यानी 1.66 डिवाइडेड बाई आई बी 0.1। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, तो ये हमारा हो जाएगा, कैलकुलेट करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा हमारा 166 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 6.6। ये मुझे कहीं पे गलत लग रहा है, आप लोग चेक करो इसको। यहाँ पे तक तो ठीक है, 10 - 1.7 डिवाइडेड बाई 5, तो ये जो हमारा है 1 थे, ये तो हमारा सही लग रहा है सब कुछ, वैल्यू अल्फा एंड बीटा। तो तो हम लोग क्या करें, चलो हम लोग जो है ना, वो आई बी की वैल्यू तो हमारा, हो देखो हम लोग यहाँ पे गलत किया ना, हम लोग का यहाँ पे जो है ना बेस वोल्टेज जो है वो 1 वोल्ट दिया है, हमने यहाँ पे 10 वोल्ट ले लिया, तो यही तो हम लोग गलत, 10 नहीं है, ये 1 है, ये 1 है। तो ये हमारा कितना हो गया, 0.01 हो गया, 0.01 हो गया। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा, और यहाँ से देखे तो हमारा 0.01 है, तो ये यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 166। तो हमारा बीटा की वैल्यू कितना आ गया, 166, जो कि हमारा एक आंसर है, देखो 165 के आसपास, ये हमारा वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आप लोगों को पता होगा बीटा इक्वल टू अल्फा अपन 1 - अल्फा होता है, तो इस वैल्यू में पुट करो, और आप लोग जो है ना बीटा वैल्यू पुट करो, अल्फा की वैल्यू भी निकल जाएगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो बोला कि ओपैम्प हैज अ ओपन लूप गेन ऑफ, यानी कि हमारा कितना दिया हुआ है, गेन 10 to the power 5 दिया गया है, एंड द अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है कितना, 10 हर्ज। ओके, इफ दिस ओपैम्प इज कनेक्टेड एज एम्पलीफायर विद द क्लोज लूप गेन ऑफ 100, यहाँ पे जो गेन है वो कितना दिया हुआ है, 100। उसका बोल रहा है कि द न्यू अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो इसके में हमारा एफ एच एन बोले तो हमें न्यू कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो आप लोगों को तो पता होगा कि गेन इनटू बैंडविड्थ जो है ना वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कि इसका गेन इनटू बैंडविड्थ पहले वाला का जो है वो इसका भी गेन इनटू बैंडविड्थ हो जाएगा। तो पहले जो था गेन हमारा था 10 to the power 5 मल्टीप्लाइड बाय बैंडविड्थ हमारा कितना, 10। जो हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो लो पास फिल्टर की अगर हम लोग बात कर ले तो ऐसा ही हमारा जो है ना वो हमारा बैंडविड्थ भी हो जाता है। और यहाँ पे हम लोग का गेन दिया हुआ है 100 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे हम लोग को एफ एच एन जो है ना हम लोग को निकालना है। तो ये सिंपल सा हो गया, 2 जीरो कट गया, इधर 3 जीरो बच गया, और टोटल 4, यानी कि 10 to the power 4, या इसको हम लोग लिखेंगे 10 किलो हर्ज। ये तो हो जाएगा हमारा एफ एच। वो 10 किलो हर्ज देखो है क्या, हम लोग सी ऑप्शन दिख रहा है। बोल रहा है कि 31 में ऑक्टल नंबर ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम आफ्टर 7, तो देखो ऑक्टल में तो ऑक्टल का जो बेस होता है ना वो होता है कितना, ऑक्टल का बेस जो होता है वो 8 होता है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7, और 7 हो गया। ये टोटल जो है ना आप लोगों को 8 काउंट है, ये टोटल 8 है। तो अगर जब भी आप लोगों को इसको आगे से बढ़ना होगा ना, तो हम लोग जो है आगे जब भी इसका बढ़ोगे तो आप लोगों को फिर से इनिशियल वैल्यू पे आना पड़ेगा विद द कैरी 1, यानी कि हमारा जो है ना 0 हो जाएगा विथ कैरी 1। तो ऑक्टल के बाद अगर हम लोग 7 जो है ना, ऑक्टल में 7 को 7 से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर 8 रिप्रेजेंट करना होगा तो इसको हम 1 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि 0 वैल्यू और हमारा कैरी 1, तो इसको 1 0 से डिनोट करेंगे। वहीं पे अगर हम लोग को मान लो डेसिमल है, डेसिमल, तो बताओ डेसिमल में 10 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 0 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप लोग सर क्या बात करो,
10 से ही तो करते हैं। हाँ, तो मतलब डेसिमल में जो हमारा रहता है ना, एक्चुअली डेसिमल का जो बेस रहता है वो होता है 10। तो इसमें हमारा कितना होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही होता है। लेकिन 9 के बाद अगर आपको 10 लिखना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, तो 9 के बाद अगर नेक्स्ट वाला लिखना है, तो एक्चुअली इसको 10 हम लोग जानते हैं ना, हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टर अभी डिफाइन नहीं कर रहे हैं। तो 9 के बाद अगला जो हमको लिखना है, तो हमारा हो जाएगा कितना, वो हो जाएगा हमारा 0। आपका 10 हो जाएगा हमारा 0, और कैरी 1 है, तो हमारा 10 हो जाएगा, जिससी को हम लोग आज क्या बोलते हैं, 10 बोलते हैं। तो ये हो जाता है हमारा। अगर मान लो कि कोई भी यहाँ पे नंबर दे दिया गया, उसका बेस 4 है, और बोलेगा इसका जो है ना, इसमें हम लोग 3 को, तो इसके हम लोग 3 तक हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, 0 1 2 3। तो इस कंडीशन में अगर आप लोगों को 4 को रिप्रेजेंट करना होगा, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 4 को रिप्रेजेंट करेंगे 10 से ही, क्योंकि 3 का नेक्स्ट कैरेक्टर 4 आएगा, तो जब भी 4 आएगा ना, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा विद द कैरी 1। तो ये कैरी है आप लोगों का। यहाँ भी 10 आप लोग पढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 नंबर 10, 10 नंबर में एक जो है ना, वो आपको कैरी ही दिखता है। तो यही है ब्यूटी ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट में देखो क्या बोला है कि फ्लिप फ्लॉप सर्किट इज ऑल्सो नोन है। तो फ्लिप फ्लॉप में देखो, अगर मान लो तुम एस आर फ्लिप फ्लॉप की ही बात कर लो, तो जब एस आर 0 और 1 रहता है, तो हमारा आउटपुट क्या आता है, 0 आता है। जब एस आर 1 0 रहता है, तो हमारा आउटपुट 1 आता है। यानी कि इसमें जो है ना, हम जब तक क्लॉक चेंज नहीं करेंगे या हम इनपुट चेंज नहीं करेंगे, हमारा ये आउटपुट जो है ना 0 ही स्टेबल रहेगा। और जब हम लोग 1 0 इनपुट देंगे, तो 1 ही स्टेबल रहेगा, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है हमारा। तो यानी कि हमारा फ्लिप फ्लॉप में जो है, क्या है, टू स्टेबल स्टेट है। टू स्टेबल स्टेट है, यानी कि अगर हमारा कोई भी स्टेबल स्टेट है, अगर उसमें हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं डाले, यानी कि एक्सटर्नल हम लोग इनपुट चेंज नहीं करे या क्लॉक चेंज नहीं करे, तो हम लोग का क्या होगा, टू स्टेबल स्टेट है। तो हम लोग का क्या होगा कि हमारा आउटपुट चेंज नहीं होगा, यानी कि वो हमारा स्टेबल स्टेट होता है। तो हमारा इसको फ्लिप फ्लॉप को बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट कैन बी यूज टू प्रोवाइड द सेलेक्ट इनपुट टू द मार्क्स। तो देखो, जब भी हम लोग मार्क्स यहाँ पे डिजाइन करते हैं ना, तो मार्क्स में जैसे मान लो 4 क्रॉस 1 2 3, और एक हो गया 4, तो 4 क्रॉस 1 में हमारा 2 होता है। अगर मान लो तुम 16 क्रॉस 1 यहाँ पे यूज कर लो, चलो 16 क्रॉस 1 में हमारा 4 जो है ना, यहाँ पे क्या होगा, वो ये हमारा आउटपुट हो गया। ये हमारा जो है ना, वो इनपुट लेंस होता है। ये जो है ना हमारा, ये हमारा क्या होता है, सेलेक्ट लाइन। तो सेलेक्ट लाइन क्या होता है, जब हमारा 0 0 0 1 रहेगा, तो हमारा मान लो I0 है, I1 है, I2 है, ऐसे करके। तो हमारा क्या होता है, I0 सेलेक्ट होता है। जब 0 0 1 0 है, तो हमारा क्या होता है, I2 सेलेक्ट होता है। यानी कि अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो ये कितना है, सॉरी, 0 0 0 0 रहता है तो I0 सेलेक्ट होता है, 0 0 0 1 रहता है तो I1 सेलेक्ट होता है। वैसे 0 0 0 1 0, 0 0 1 0 रहता है तो हमारा I2 सेलेक्ट होता है। तो ऐसे ही, तो हम अगर इसको डेसिमल में लिखे, तो ये हमारा क्या है, हमारा 0 है, ये 1 है, ये 2 है। तो ये हमारा आउटपुट कहाँ से आ सकता है, तो हम लोग अगर काउंटर का आउटपुट, जो कि ये आता है 0 1 2 3, काउंटर क्या करता है, काउंट करता है। तो ये हमारा जो है ना 0 1 2 3, ये क्या है, एक काउंटर का आउटपुट है। तो हमारा जो इसमें यही पूछ रहा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट कैन बी यूज टू प्रोवाइड द सेलेक्ट इनपुट व्हेन मक्स इज यूज। तो तो हम लोग जो है ना, काउंटर के आउटपुट को हम लोग यूज कर सकते हैं मक्स के सेलेक्ट लाइन में। वही ये क्वेश्चन बोल रहा है। यहाँ पे देखो, डिजिटल साउंड रिकॉर्डिंग इन्वॉल्व स्टोरेज ऑफ द ऑडियो सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ। देखो, इसका आंसर डिजिटल इमेज दिया है, लेकिन ये आंसर करेक्ट है या नहीं, वो आप लोग बताएंगे। आप लोग इस पे रिसर्च करो। यही देखो, यही सब जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसको बोलते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन, जो कि हमारे सिलेबस में कहीं नहीं है, लेकिन पूछ लिए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का ही चीज है, लेकिन उसको किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नहीं पढ़ाया जाता है। कॉमन नॉलेज है, तो आप लोग इस पे जो है ना थोड़ा देखो, इसका क्या आंसर होगा, मुझे भी बताओ। 35 में हम देखेंगे क्या बोल रहा है कि फॉर द टू इनपुट एक्सॉर गेट, वन इनपुट इज ऑलवेज वीसीसी। चलो यार, तो हम लोग डायरेक्ट है ना, ए एक्सॉर बी होता है हमारा। एक्सॉर बिट का हम लोग को, एक्सॉर गेट का हम लोग को आउटपुट पता है, ए कम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कम्प्लीमेंट, ये होता है हमारा आउटपुट है। बोल रहा है कि वन इनपुट जो है ना, वो ऑलवेज वीसीसी है। तो मान लेता हूँ मैं, ए जो है ना, वो हमेशा वीसीसी है, यानी कि 1 है, यानी कि हाई है। तो ये हमारा कितना हो गया, 0 बी प्लस, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 बी कम्प्लीमेंट, यानी कि हमारा आउटपुट आ गया बी कम्प्लीमेंट। तो आउटपुट क्या होगा,
यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट सेकंड इनपुट इज ए, तो ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, बी को कर देता हूँ इसमें 1, और हमारा ए को जो है रख देता हूँ। पहले पढ़ लेता क्वेश्चन, तो ये ऐसे नहीं करना पड़ता भाई। तो बी हमारा 1 रखना है, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट बी को 1 रखना है, प्लस हमारा ए और बी को क्या करना है, जब भी 1 रहे तो ये हमारा 0 हो जाएगा, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट हमारा हो जाएगा आंसर सी नंबर। तो देखो आज का जो है हमारा डेली डोज सेशन खत्म होता है, यहाँ पे हम 25 नंबर सब क्वेश्चन किए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके उसको पूछ सकते हैं, मैं हर एक डीएम का रिप्लाई देता हूँ। यूट्यूब पे ये वीडियो आपने देख ही रखा है। तो चलो हम लोग मिलते हैं ऐसी किसी नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, और काफी ज्यादा जो है ना आप लोगों को नॉलेज मैं ऐसे ही प्रोवाइड करता रहूंगा, और मैं खुद भी सीखता रहूंगा आप लोगों से। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।